तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ब्लर एंड शार्प टूल को और देखेंगे कि इस तरह से ब्लर वाला टूल है वो डिफरेंट एरियाज़ को कैसे ब्लर कर सकता है या इमेज के कुछ एरियाज़ को हम किस तरह से शार्प कर सकते हैं। इसमें हम अलग से एक डेप्थ ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसके बेस पे जैसे आर्टिस्ट वर्क करते हैं या प्रॉपर फोटोग्राफर्स काम करते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर रखते हुए इन टूल्स का सही तरीके से यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। मैंने एक ये पिक्चर खोली हुई है। बेसिकली इसके अंदर मैं इस इमेज की थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल होते हैं, शार्प टूल एंड ब्लर टूल। स्मज टूल के लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे, वो काफ़ी अच्छा टूल है, तो वो इन टूल्स को हम कवर करेंगे। फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो अगर मैं ये शार्प टूल लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, अगर मैं इसकी एक क्लोन कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल जे से एक कॉपी बनाई है, तो एक क्लोन आ गया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस इमेज के अंदर हल्का सा मैं ये थोड़ा सा यहाँ इसको ऐड करूँ, यहाँ पे बेसिकली एक ब्रश सा ऐड हो जाता है, उससे आप इन चीज़ों को ऐड कर पा रहे होते हैं। नॉर्मली आप सारी जगह पे शार्प नहीं करते हो। जो हमेशा चेहरे में या किसी भी चीज़ में फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट जहाँ पे फोकस होता है हमारी आइज़ का, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं उसमें हमेशा हमारा फोकल पॉइंट एक ही जगह पे जाता है। मीन कि आप चेहरा देखें तो आप ज़्यादा सबसे पहले उसकी आइज़ देखेंगे, फिर आप उसके नोज़ या लिप्स देखेंगे। आपको ये एज या एयर्स वगैरह पे इतना फोकस नहीं होगा या हेयर पे। तो आप हमेशा कभी भी शार्प करना हो तो टू मच नहीं किया करें। ये टूल्स जो होते हैं बहुत माइनर यूज़ करने के लिए होते हैं, तो ये टू मच करने से इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी ये 2 कॉपीज़ ली थी, मैं अभी ये नॉर्मल अभी ऑन किया हुआ है। इसको मैं जब ऑन कर रहा हूँ विद शार्प टूल, यू कैन सी, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यू कैन सी के उसकी शार्पनेस को वो इन्हेंस कर रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे आपको फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा होता है। कई दफ़ा आपके फोटोग्राफ्स इतने शार्प नहीं होते, उनको शार्प करने के लिए आपको ये टूल का यूज़ करना पड़ता है। चाहिए, मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इसका मैं कंट्रोल जे करके एक क्लोन बना लेता हूँ ताकि मैं आपको दूसरे टूल के बारे में थोड़ा सा बता सकूँ। अभी मैंने ब्लर टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ब्लर टूल की वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको शॉर्टकट दे सकते हैं इसको भी। तो ये दिखा भी रहा है कि ये किस तरह से इमेजेस के एरियाज़ को ब्लर कर रहा होता है। जैसे मैं इस पर आया तो ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कि इसने इसको ऐसे करके ब्लर किया। ब्लर नॉर्मली उसने तो अभी पिक्चर जो दिखाई है वो एक बर्ड की इमेज है, तो वो उसके जो विंग्स हैं उसको इसलिए उसने ब्लर किया क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि वो जैसे मूव हो रहे हैं, कोई चीज़ मूव होती है तो वो आपको ब्लर नज़र आती है। तो खैर ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसका होता है कि ये क्यों ब्लर करना है, क्यों ब्लर नहीं करना है, वो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं पहले इस टूल का बेसिक यूज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी इमेज के अलावा बाकी एरिया में इसको ब्लर को यूज़ करूँगा। मैंने अभी ब्लर को ऐसे यूज़ करना शुरू किया हल्का हल्का सा, और इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर ट्रीज़ में भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रास पे मैं हल्का हल्का सा इफेक्ट डाल रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि पूरा इमेज ब्लर लगे उसमें। आपको चीज़ एक अभी आप देख सकते हैं, जब मैं ब्लर कर रहा हूँ ना तो वो दूसरा इमेज थोड़ा सा विजिबल होता जा रहा है। अब ये देखते हैं ज़रा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अभी देखें, जैसे मैं अभी जूम करता हूँ, ये बिफोर एंड ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये इस इफ़ेक्ट को अचीव करने के लिए आप यकीन माने फोटोग्राफर्स इतनी मेहनत करते हैं। वो फोटोग्राफी में सेंस ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड को अचीव करने के लिए कैमरा के लेंसेज बहुत बड़े बड़े यूज़ करते हैं, उससे अचीव कर सकते हैं। ऑल्दो आप पोस्ट एडिटिंग में भी इस इफ़ेक्ट को अगर बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, अभी तो मैंने ये रैंडमली यूज़ किया है, ये भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं होगा, बट आप इसकी क्वालिटी अच्छे रखते हुए बिल्कुल रियलिस्टिक जैसे एक पर्सपेक्टिव जैसा एक लुक दे सकता है कि वो एक डेप्थ ऑफ फील्ड उसमें आ जाएगी। तो ये टूल इस तरह से बेसिक यूज़ हो रहा होता है इसका। चाहिए, मैंने एक इमेज खोला हुआ है, मैं इसमें एक क्लोन ले लेता हूँ और इसमें भी मैं शार्प टूल का यूज़ करूँगा। बट इस मरतबा हम लोग इसके साथ में थोड़े से ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये दिखा रहा है आपको 50% स्ट्रेंथ, और ये डिफरेंट ये जो डार्क एंड लाइट करके ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
इन ऑप्शन तो मोड्स को तो इतना इसमें फ़ायदा नहीं होता, आप वो मोड्स यहाँ पे लेयर मेन्यू में भी अचीव कर सकते हैं डिफरेंट इमेजेस के ज़रिए। ये मैं जैसे ये ऐसा क्यों हो रहा है इफेक्ट, क्योंकि मैंने एक क्लोन लेयर बनाई हुई है और इसके साथ मैं इफेक्ट अचीव कर पा रहा हूँ। तो आप ये रादर देन यहाँ करें, इसका इससे अच्छा कि आप इन इफेक्ट्स को इस जगह से लेयर के अंदर से अचीव कर लें। वो हम उसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम ये स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करते हैं। अगर इसकी मैं स्ट्रेंथ बिल्कुल कम रखूँ, लाइक 10 कर दूँ, तो और मैं फिर दूँ, तो मुझे बहुत दफ़ा ये इसके स्ट्रोक्स मान करने पड़ रहे हैं, तब जाके ये इफेक्ट अचीव होता है। अभी मैं अगर इसका एक और क्लोन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ रख लेता हूँ 75, और इसको मैंने 2 टाइम्स दिया। अभी मैं आपको दिखाने के लिए साइड बाय साइड, तो ये यहाँ पे मैं इसके और कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्लोन्स बना रहा हूँ आपको आइज़ साइड बाय साइड नोटिस कराने के लिए। तो ये जैसे मेरे एक सिंगल स्ट्रोक पे जो है ये 75 पे किया, जैसे मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा दोनों में एक पुट करके देखता हूँ। जैसे ये शार्प है विद 75 एंड यहाँ पे मैंने 10 लिया था वैल्यू और ये दूसरी लेयर सेलेक्ट की। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा भी कर रहा हूँ, तब भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ये स्ट्रेंथ बेसिकली होती है कि आपने कितना प्रेशर देना है उस टूल को यूज़ करने के लिए। ये टूल जो है वो ब्लर के लिए भी अवेलेबल होगा, ब्लर में भी इसकी स्ट्रेंथ को आप प्ले कर सकते हैं। तो ये दोनों इमेजेस के लिए हो सकता है। अभी एक और इमेज है, इसका भी मैंने यहाँ क्लोन बना लिया है। इस पर तो हम ब्लर की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। जैसे अगर ये बिल्कुल ही 6 है तो ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता है उसमें। अब मैं हाफ इसका जो है इससे कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रोक लगाने पड़ रहे हैं। अगर मैं इसका हाफ पे जो है 100% से करूँ, ये आप देखें उसने उसको कितना स्ट्रोंगली ब्लर कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये तो आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल के बाद इस साइड पे यहाँ पे आपका अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये 10% है और ये 100% है। तो ये बेसिकली दोनों का डिफरेंस है कि आप अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं ब्लर में चाहे या दूसरे टूल में, तो वो उससे आप उस इफेक्ट को जल्दी अचीव। अच्छा, ये एक मैंने इमेज खोला हुआ है, ये मैं वैसे किसी और क्लास में भी इसको डिस्कस करने वाला हूँ रेजर टूल के साथ, बट ये मैं अभी एक ऑप्शन इस ब्लर और शार्प में मुझे नज़र आया था, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अंदर बेसिकली है क्या कि मैंने इन डिफरेंट बेसिकली ये फेस है एक, इसके ऊपर मैंने डिफरेंट इमेजेस डाले हुए। जैसे मैंने ये दूसरा डाला हुआ है फेस अलग से, तीसरा जो है मैंने अलग से एक लेडी का फेस डाला हुआ है। 3 फेसेस को मैंने मिलाया हुआ है, बाकी तो खाली टेक्सचर्स वगैरह हैं। तब मैंने इसको अचीव किया हुआ है इस तरह करके। तो ये हम अलग से कैसे बनता है वो तो हम अलग वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये शार्प टूल या ब्लर टूल का यूज़ करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। तो अब हमें देखने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस लेयर पे या इस लेयर पे जाता हूँ और मैं इसको शार्प करता हूँ, तो ये शार्प डेफिनेटली इसमें करेगा। और अब मैं अगर सेम टाइम में रहते हुए यहाँ पे शार्प करता रहूँगा, ये इस पे वर्क नहीं कर रहा क्योंकि वो लेयर सिलेक्टेड है ये वाली। बट अब मुझे ये इमेज क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि आप क्योंकि डिज़ाइन कई दफ़ा आखिर में जाके शार्प या ब्लर कर रहे होते हो, बिल्कुल ही स्टार्ट में नहीं करते हो। तो उसके लिए डिज़ाइन आपका या पिक्चर या फोटोग्राफी या कोई भी किस्म की इलस्ट्रेशन आपकी मल्टी लेयर्स में होगी। तो हमेशा इसके लिए आप चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं सैम्पल ऑल लेयर्स। तो ये सैम्पल ऑल लेयर्स का आपने एक दफ़ा अगर मैंने जैसे इसको एक्टिव कर दिया है, अब मैं चाहे इसके एक छोटे से टेक्सचर वाले या इवन बैकग्राउंड वाले किसी भी लेयर पे मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं पूरे इमेज पे काम कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए वरी नहीं होना। अब मैं इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट, मैं अभी इसका क्लोन नहीं रखा हुआ, बट ये जर्नली मज़े की बात क्या है कि ये जो मैं करूँगा ये इफ़ेक्ट वो जो उसने किया एक अलग लेयर पे, क्योंकि मैंने सैम्पल ऑल लेयर किया था, उसे सब लेयर्स में से वो एक्सट्रैक्ट किया और जो मैंने एरिया शार्प किया वो उसने यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली उस एक लेयर के ऊपर ओनली, हालांकि इसमें सिर्फ इतना सा एरिया था इस लेयर के अंदर, इतनी सी शेडिंग थी, बट क्योंकि मैंने सैम्पल ऑल लेयर सेलेक्टेड किया हुआ है तो इस वजह से वो सारा का सारा इमेज
यहाँ से उठा रहा है। तो ये सैम्पल ऑल लेयर का आप ऑप्शन यूज़ किया करें जहाँ पे आपके मल्टीपल लेयर्स पे डिज़ाइंस क्रिएट हुए। जी, ये मैंने एक इमेज लिया हुआ है, इसके मैं फ़िलहाल के लिए हाफ एंड हाफ 2 क्लोन ले लेता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ मैंने एक कॉपी ले ली, बेसिकली और कुछ नहीं, ये एक हाफ मैंने यहाँ लिया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि आधे को मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस ऑप्शन में, जैसे अभी हमने चेक किया सैम्पल ऑल लेयर करके, इसको मैं रखता हूँ और साथ में मैं प्रोटेक्टिव डिटेल के साथ इसको एक्टिव रखा हुआ है। तो मैं अगर इसके साथ इसको शार्प करता हूँ तो ये एक इस तरह करके वर्क कर रहा होगा, जैसे मैं इसको शार्प कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं अब ये दूसरे वाले, चले मैं इसकी लेयर जो है अलग से सिलेक्ट करके इस पर काम करके दिखाता हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करेगा क्या। मैं सेम टूल का यूज़ किया बट उसने अपने अंदर कलर की इंफॉर्मेशन इतनी, क्योंकि उसके अंदर कोई कलर इंफॉर्मेशन वो करेक्ट नहीं ले रहा, तो इट्स वेरी नेसेसरी और मैंडेटरी कि आप इसको आप प्रोटेक्ट डिटेल वाला ऑप्शन ऑन करके ही हमेशा शार्प टूल या ब्लर टूल का यूज़ किया करें। अदरवाइज़ वो उसके कलर्स या चीज़ों को सही स्टडी नहीं करेगा और वो इन्फॉर्मेशन सही यूज़ ना करते हुए उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इसकी एक साइड जो है ये प्रोटेक्ट डिटेल के अलावा है और ये जो है प्रोटेक्ट डिटेल के साथ है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट में कि प्रोटेक्ट डिटेल एक्टिव करना क्यों ज़रूरी है। तो इसको तो मैं रेकमेंड करूँगा स्ट्रांगली कि इसको तो आप कभी भी ऑफ नहीं करें, ये हमेशा आपका ऑन रहना चाहिए। एक मैंने इमेज खोला हुआ है, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रोटेक्ट डिटेल जो है उसके अलावा मैं इसका यूज़ करूँ, उसके साथ यूज़ करूँ और उसके अलावा भी यूज़ करूँ। तो मैंने इसको हाफ एंड हाफ कर लिया है। अब हमने यहाँ आप देख सकते हैं हाफ साइड पे एक है, इसको मैं जैसे प्रोटेक्ट कर देता हूँ और इसको नॉन प्रोटेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने अभी अगर इसको लिया और इसको मैंने नॉन प्रोटेक्ट पे जाके इस टूल को यूज़ किया शार्प का और मैंने इसको ऑफ कर दिया, मैंने इसको इसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रोक लगाया और दूसरी जगह पे मैंने प्रोटेक्ट कलर को लेके किया, तो दोनों में आप देख सकते हैं ऑल्दो मैंने इसमें दोनों में टू मच किया है बट एक के अंदर कलर प्रिजर्व हुआ है, उसकी टेक्सचर ले रहा है प्रॉपर्ली बट उसको एक्स्ट्रा का वो कर रहा है, शार्प कर रहा है, बट कलर्स की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही है जो उसके बैकग्राउंड में उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे उसने कलर की इन्फॉर्मेशन को सब मिक्स कर दिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये कभी भी ये ऑफ नहीं होना चाहिए, इसको आप हमेशा ऑन रखा करें। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला है, बेसिकली ये तो मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेप्थ ऑफ फील्ड का आपको समझाना चाह रहा था। ब्लर टूल को यूज़ करने के लिए जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना नॉर्मली, उनका एक तरीक़ेकार होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से पिक्चर लेते हैं तो ज़्यादातर वो मोबाइल फ़ोन से जो डिस्टेंस है, लाइक ये एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ एक बंदा है और पीछे एक बिल्डिंग ऑलमोस्ट तकरीबन लाइक 200 यार्ड्स पे इतनी दूर या उस 300 यार्ड पे है, इस वजह से इससे वो पीछे वाली जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ब्लड दिख रही है। इससे एक डेप्थ ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि जो करीब वाली चीज़ें हैं वो फोकस्ड होंगी, दूर वाली चीज़ें ब्लर होंगी। आप अपनी आई से भी ये चेक कर सकते हैं। आप अगर कोई चीज़ों को करीब से देखते हैं, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मुझे ज़्यादा ब्लर, इसको ये ज़्यादा शार्प नज़र आएगा, इसकी एक एक डिटेल नज़र आएगी। अगर जितना मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी डिटेल में कमी आती जाएगी। तो ये एक चीज़ है कि ब्लर टूल जो है इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो अब जैसे मैंने ये एक इमेज खोला हुआ है, इसको मैंने एक क्लोन कॉपी कर दी कंट्रोल जे से और इसके अंदर मैंने ये ब्लर टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी मैंने स्ट्रेंथ अभी फुल रखी हुई है। अच्छा, अगर वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने यहाँ पे देखा डेप्थ ऑफ फील्ड का कि ये दूर वाली चीज़ ब्लर होती है, यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, अगर आप देखें ना तो ये इमेज इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ये किसी ने भी फोटोग्राफर ने ये सोचने के नहीं किया कि उसको वो डेप्थ ऑफ फील्ड दिखानी है, बस उसने एक पिक्चर ली है। तो मैं इसको इतना अच्छा नहीं समझता हूँ एज अ फोटोग्राफर कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे वे में पिक्चर ली जा सकती थी। एनीवेज, हम इसको अगर मैंने एक टॉप की लेयर पे इसको अगर मैं ब्लर टूल को अप्लाई करता हूँ
और मैं इसकी स्ट्रेंथ, जितना आप आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, आप इसकी स्ट्रेंथ कम करते रहें। ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपने सारा नहीं ब्लर कर देना, अदरवाइज वो, जैसे मैंने देखे 100 से शुरू हुआ था पीछे से और अभी मैं 13 पे हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि इन दोनों के इमेजेस में फ़र्क क्या आया। जैसे ये मैंने लिया, आप ये देख सकते हैं कि वो दूर वाली इमेज को मैंने एक थोड़ा सा ब्लरी कर दिया है। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे ना, अगर ये प्रिंट आउट इसका करके बड़े साइज पे लगाया जाए तो ये जो करीब वाला एरिया ये फोकस्ड होगा, दूर वाला ब्लरी होगा क्योंकि वो बहुत दूर से नज़र आ रहा है। तो ये एक है, आप इस तरह करके क्या करें। इसको हम दूसरे इमेजेस पे भी टेस्ट करते हैं। जैसे ये इमेज है, इसका एक मैंने क्लोन कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल जे करके एक कॉपी बना ली। इसमें भी ये दूर का इमेज है, तो इसको हम थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा लेता हूँ स्ट्रेंथ की, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब कम करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तक आना है। तो मैं अगर इसको भी इस तरह करके करूँ, जैसे ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है। इसको मैं देखूंगा तो ये देखेंगे मेरा दूर का एरिया जो है वो ब्लर हो रहा है। मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आप यहाँ आप फोकस ये देख पा रहे हैं, ये सब के सब आपको ना ट्रीज पे फोकस जा रहा है। पहले जो है ये जब ऑफ था ना, सारे ट्रीज बहुत विजिबल थे। अब ये कि करीब वाले जो हैं वो हमारे ज़्यादा, उसमें हमारे क्लोज हैं तो वो ज़्यादा शार्प नज़र आएंगे, दूसरे वो थोड़े से ब्लर हैं। इसको हम एक और इमेज पे भी ट्राई करते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें भी मैं यहाँ पे इसको ब्लर कर देता हूँ, थोड़े से एरियाज़ को, जो दूर वाले एरियाज़ हैं इसकी थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ा देते हैं और ब्लर कर देते हैं, और इसको ग्रेजुअली इसको थोड़ा सा कम किया जाएगा लाजमी। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये है, अब मैंने इसमें किया, ये देखें, ऑल्दो ये देखने में इमेज बुरा नहीं, बट जनरली अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आना है इमेजेस के अंदर, तो आप इस तरह करके इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जब भी आप कोई चीज़, कोई टूल का यूज़ करें तो उसका कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर पता नहीं होगा कि उसका रीज़न क्या है, ब्लर आप क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई रीज़न तो नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही विदाउट किसी रीज़न के आप उसको ब्लर कर रहे हो। तो आपको रीज़न अगर प्रॉपर पता होगा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा आपको इस इमेज के अंदर करना क्या है। तो ये इस आप सोच समझ के ये टूल्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ब्लर टूल का बेसिक समझने के लिए मैंने इस इमेज पे भी ये थोड़ा सा एक फेस के ऊपर भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ग्रेनी फेस है, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें डिफरेंट जगहों पे, और इससे क्या होगा कि चेहरा थोड़ा सा स्मूथ नज़र आएगा। काफ़ी जगहों पे आपको इतने ग्रेन्स नहीं चाहिए होते हैं, तो मैं इसके सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पे ही काम कर रहा हूँ और उसको मैं थोड़ा सा स्मच कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये अभी इस इमेज को देखूंगा ना, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखें जूम करके तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हल्का सा ब्लर हुआ है, बट आप ये दूर से देखेंगे तो इतने ज़्यादा जो ग्रेन्स नज़र आ रहे थे वो इसमें कम हो गए, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो गई। ऑफकोर्स इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करते रहेंगे तो ये काफ़ी एरिया इसका स्मूथ किया जा सकता है, बट अगेन आई सजेस्ट कि आप लिप्स पे नहीं करें, नोज़ के कॉर्नर्स एजिस पे नहीं करें, आइज़ के एजिस पे नहीं करें। जो बाकी एरियाज़, जो फ्लैट एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप इस टूल का यूज़ करें। कभी भी आप जहाँ पे शार्पनेस ख़त्म हो सकती है, जहाँ की शार्पनेस चाहिए, उस जगह की शार्पनेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो इमेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो है हमारा इससे अचीव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।